हेलो स्टूडेंट, सरस्वती शिक्षण सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, अपने जो भूगोल में जो सेकंड पार्ट है आपकी बुक का, उसका अध्याय 14वां अपने जो कर रहे हैं भारत जनसंख्या संरचना, उसका एक लेक्चर इससे पहले अपना हो चुका है, जिसमें अपने शहरी ग्रामीण संरचना और लिंगानुपात के बारे में पढ़ा था। आज अपने जनसंख्या संरचना का तीसरा बिंदु आयु संरचना के बारे में पढ़ेंगे। जनसंख्या की आयु संरचना से हमें लिख लेते हैं अपने जनसंख्या की या लोगों की आयु संरचना से हमें उनकी या जनसंख्या के बारे में हमें कार्यशील जनसंख्या, निर्भर जनसंख्या और वृद्ध जनसंख्या के बारे में जानकारी मिलती है। ये आयु संरचना होती है जिसमें अपने अलग अलग आयु वर्गों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो भारत की जो जनसंख्या है, लोगों की आयु संरचना को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, भारत की या अपने लिख दें आयु संरचना को 3 भागों में या वर्गों में विभाजित किया जाता है। इसमें पहला आ जाएगा बाल आयु वर्ग। बाल आयु वर्ग, ये आयु वर्ग में जो आयु है वो कितनी होती है? 0 से 14 वर्ष की आयु। 0 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे होते हैं उनको अपने बाल आयु वर्ग में शामिल करते हैं। यह निर्भर जनसंख्या होती है जो, और इसके साथ अपने ये कह सकते हैं कि ये किसी तरह का कोई उत्पादन नहीं करते और इनके शिक्षा, स्वास्थ्य, कपड़ों पे खर्चा आता है। निर्भर जनसंख्या है जो कि कार्यशील जनसंख्या के ऊपर निर्भर करती है। ये अपने इसमें अपने कह सकते हैं। और अपने आंकड़ों का एनालिसिस करें तो अपने देखेंगे कि 2001 में इस आयु वर्ग में 35.6% जनसंख्या थी, जो 2011 में कम होकर 29.5% हो गई। कहने का मतलब कि इसमें कमी आई है। कमी तो आई है, लेकिन अभी भी ये ऊंचे स्तर पे है। ऊंचे स्तर का मतलब कि यहां देखने से अपने को पता चलता है कि भारत में जो बाल आयु वर्ग है उसमें एक बड़ा प्रतिशत जनसंख्या का, लगभग 1/3% जनसंख्या का पाया जाता है, जो कि निकट भविष्य में युवा आयु वर्ग में शामिल हो जाएंगे और जिनकी प्रजनन क्षमता होगी, शादी होगी, उनके बच्चे होंगे, तो निकट भविष्य में भारत की जनसंख्या के और ज़्यादा बढ़ने के आसार भी इससे पैदा होते हैं। ये जो जनसंख्या पिरामिड होता है या जनसंख्या का आधार बनाते हैं और एक विस्तृत आधार बनाते हैं, जिससे आगे और ज़्यादा बढ़ने की इसकी, जैसे जैसे ये बड़े होंगे, शादी होगी, इनके बच्चे होंगे, तो जनसंख्या के और तीव्र गति से बढ़ने के आसार यहाँ से पैदा होते हैं। दूसरा आयु वर्ग जो है वो है युवा आयु वर्ग।
युवा आयु वर्ग में अपने 15 से 59 वर्ष की आयु के लोगों को इसमें शामिल करते हैं और इसे अपने कार्यशील जनसंख्या कह देते हैं। ये प्राथमिक गतिविधियां, द्वितीय गतिविधियां, तृतीय गतिविधियां, चतुर्थ गतिविधियां, पंचम गतिविधियां में शामिल होते हैं, उत्पादन करते हैं। और जो बच्चे हैं, इससे पहले निर्भर जनसंख्या या इसके बाद अपने वृद्ध जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे, वो दोनों इसके ऊपर निर्भर करते हैं, उनका भी पालन पोषण करते हैं। ठीक है, तो ये कार्यशील जनसंख्या आएगी। कार्यशील जनसंख्या की अपने बात करें तो 2001 में 58.1% थी, जो 2011 में बढ़कर 62.5% हो गई। इसमें सुधार आया है, मतलब बड़ी है और अपने लिए एक सकारात्मक संकेत भी है कि भारत में युवा वर्ग या कार्यशील लोगों की जो जनसंख्या है वो दूसरे देशों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है और भारत के आर्थिक विकास की इससे बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, क्योंकि कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत ज़्यादा होने से जो इसके विकास होने के, आर्थिक विकास होने की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती है। ठीक है, और तीसरा आयु वर्ग आता है वृद्ध आयु वर्ग। ये 60 या उससे अधिक, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग में ये शामिल होते हैं। ये भी निर्भर जनसंख्या है जो कि अपनी चिकित्सा, क्योंकि बड़े आयु ग्रुप में, आयु समूह में ये शामिल हो जाते हैं तो बुढ़ापे में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें सामना करना पड़ता है, ये काम इतना नहीं कर सकते, तो इनको भी निर्भर रहना पड़ता है युवा आयु वर्ग के ऊपर। ठीक है, तो ये भी निर्भर जनसंख्या है। तो भारत के जो आयु संरचना का अध्ययन करने से हमें एक सकारात्मक बात सामने आती है कि इसमें जो कार्यशील जनसंख्या है उसका अधिक प्रतिशत है, और जिससे अपने को ये पता चलता है कि अपने जो भारत है उसमें भविष्य में विकास की संभावनाएं बढ़ गई हैं। लेकिन बाल आयु वर्ग जो कि निर्भर जनसंख्या है उसका भी बड़ा प्रतिशत चिंता का विषय है कि निकट भविष्य में इससे भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। वृद्ध आयु वर्ग में भी अपने देख लें, 2001 में ये 6.3 थे, अब ये 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें 8% है, वृद्धि हुई है। लेकिन जो विकसित देशों के तुलनात्मक अपने अध्ययन करें तो ये संख्या काफ़ी कम है। कम होने की वजह क्या है कि भारत में अभी स्वास्थ्य संबंधी, चिकित्सा संबंधी सुविधाओं का इतना विस्तार नहीं हुआ। लोगों की जीवन प्रत्याशा, जो औसत आयु है वो दूसरे देशों के मुकाबले या विकसित देशों के मुकाबले कम है। इसमें और विकास की या अपने कहें सुधार की आवश्यकता है चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं में। तो ये अपने इसके जानकारी ले ली तीनों आयु समूहों की। इसके साथ साथ एक आयु वर्ग जो बाल आयु वर्ग में ही शामिल है वो भी महत्वपूर्ण है, जिसमें अपने 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को शामिल करते हैं। उनकी जो जनसंख्या है वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है। 2011 में जो 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनकी जनसंख्या 15,87,89,287 थी और कुल जनसंख्या का 13.12% थी। तो ये भी बहुत एक ऊंची दर है, एक ऊंचा अनुपात है जनसंख्या का, जिससे ये संकेत मिलता है कि अपने जो निकट भविष्य में जनसंख्या ज़्यादा बढ़ने के आसार है, क्योंकि आधार बहुत विस्तृत होता जा रहा है। आधार का मतलब जो निम्न आयु वर्ग होते हैं, अगर उसमें जनसंख्या ज़्यादा है तो उस देश की जनसंख्या आधार को अपने विस्तृत कहते हैं, जैसा कि भारत में देखने को मिलता है। और भारत में ये जैसे अपने कर लिया 2011 के आंकड़े थे, 2001 के मुकाबले इसमें -3 या अपने कहें 3.08
% की कमी आई है। और कितनी थी ये 2001 में, फिर 16.20% थी, इसमें 3.08% की कमी आई है, लेकिन अभी भी ये ऊंचे स्तर पे ही बनी हुई है। ये तो अपने कुल देश के आंकड़े हो गए। अब अपने बात करें कुल जनसंख्या के हिसाब से, तो फर्स्ट प्लेस पे उत्तर प्रदेश है, जिसमें 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चे जो मिलते हैं और 2,97,00,000। बिहार में 1,85,00,000। ये तो कुल जनसंख्या का हो गया। अगर अपने प्रतिशत के हिसाब से बात करें तो फर्स्ट आता है मेघालय, जिसमें 18.75% जो हैं 0 से 6 आयु वर्ष के बच्चे हैं। और सबसे लास्ट में आता है, इसमें अंतिम आता है तमिलनाडु, जिसमें 9.65% जो है 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों का प्रतिशत है। इसके साथ साथ आयु संरचना से एक जानकारी अपने और बता देते हैं आपको कि भारत में जो जननांगीय संक्रमण मॉडल होता है, सिद्धांत होता है, उसकी भारत तीसरी अवस्था में है। तीसरी अवस्था में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे उच्च जन्म दर है और मृत्यु दर निम्न है, प्राकृतिक वृद्धि बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से भारत में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति है और भारत जननांगीय संक्रमण की तीसरी अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो ये आयु संरचना के बारे में अपने यहाँ पे पढ़ लिया कि कैसे भारत की आयु संरचना भारत के जो आर्थिक विकास में मदद करती है और एक संकेत भी देती है, नकारात्मक संकेत भी देती है कि छोटे आयु वर्ग में या बाल आयु वर्ग में बच्चों का ज़्यादा प्रतिशत या ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण भारत का जनसंख्या आधार विस्तृत है और निकट भविष्य में भारत की जनसंख्या के बढ़ने के आसार पैदा हो रहे हैं। इसके बाद आयु संरचना के बाद अपने अगला जो जनसंख्या संरचना का बिंदु है साक्षरता, उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले अपने बात करेंगे साक्षरता की परिभाषा की। साक्षरता क्या होती है? कोई व्यक्ति जिसकी आयु 7 या 7 वर्ष से अधिक है और वह पढ़ लिख सकता है और साधारण गणना या अंकगणितीय गणना हिसाब किताब कर सकता है, उसे अपने क्या कहेंगे? उसे साक्षर माना जाता है। साक्षरता सभ्य समाज के विकास का सूचक है। साक्षरता किसी भी समाज या लोगों या जनसंख्या की अपने बात करें तो उसके मानसिक, शारीरिक और आर्थिक विकास को प्रभावित करती है। शास्त्रीय विचार के अनुसार भी, क्लासिकल जिसे अपने पुराने विचारों के अनुसार भी, अपने किसी समाज, किसी जनसंख्या के सामाजिक विकास का अध्ययन करना है तो उसका आधार या उसका मापदंड अपने साक्षरता को मानते हैं। साक्षरता किसी व्यक्ति को जो उसका सीमाबद्ध पर्यावरण है, कुएं की मेंढक की तरह होता है, उसको उन सीमाओं से या उन सीमाओं को तोड़ने में सहायता करती है। उसमें नए विचारों का, उसके मन में नए विचारों का समावेश होता है और वो अपना सामाजिक आर्थिक विकास करता है, दूसरे लोगों के संपर्क में आता है, उनके विचारों को पुस्तकों में पढ़ता है, तो
वो नई जानकारियां प्राप्त करता है, सामाजिक जो रूढ़िवादिता है उससे मुक्त होता है और अपने ना सिर्फ एक व्यक्ति बल्कि वो अपने समाज को भी जो नए विचारों से सुशोभित करता है, उनका सामाजिक आर्थिक विकास होता है। ठीक है, ये साक्षरता के बारे में अपने कुछ बातें हैं जो वो कह सकते हैं। इसके अलावा साक्षरता को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। साक्षरता को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं कि साक्षरता किन बातों से प्रभावित होती है, साक्षरता का स्तर क्या होगा, साक्षरता का प्रतिशत क्या होगा किसी देश में, किसी स्थान में, किसी जगह पे, किसी राज्य में, उसे कुछ बातें या कुछ कारक प्रभावित करते हैं, उनकी यहाँ अपने बात कर लेते हैं। पहला आएगा आर्थिक वृद्धि या आर्थिक विकास। उस क्षेत्र का आर्थिक विकास या आर्थिक वृद्धि किस स्तर की है, ये साक्षरता को प्रभावित करती है। दूसरा आ जाएगा नगरीकरण का स्तर। जिन क्षेत्रों में नगरीकरण ज़्यादा होगा वहाँ साक्षरता तुलनात्मक रूप से ग्रामीण इलाकों के ज़्यादा होगी। वैसे भी शहरी इलाकों में, नगरीय इलाकों में साक्षरता ज़्यादा मिलती है, तो ये भी एक कारक है। उसके बाद जीवन स्तर, लोगों के रहन सहन का तरीका, ये भी साक्षरता की दर को प्रभावित करने का है। उच्च जीवन स्तर में साक्षरता ज़्यादा होगी, निम्न जीवन स्तर में साक्षरता की दर कम होगी। उसके बाद 4 नंबर पे आता है जातीय संरचना। यह भी किसी हद तक साक्षरता दर को प्रभावित करते हैं। कुछ जातियों में साक्षरता को प्राप्त करने की जागरूकता नहीं होती, वो पढ़ना लिखना व्यर्थ मानते हैं, और कोई समाज जो जागरूक होते हैं वो साक्षरता को या पढ़ाई लिखाई को, शिक्षा को ज़्यादा प्रोत्साहन देते हैं, ज़्यादा महत्व देते हैं, तो इसका भी प्रभाव पड़ता है। समाज में महिलाओं की स्थिति, अब जो समाज, अलग अलग समाज हैं, उसमें महिलाओं की क्या स्थिति है, ये निर्भर करती है, या आपने कह दें कि स्थिति के ऊपर निर्भर करती है उनकी साक्षरता, कि समाज में महिलाओं की क्या स्थिति है, उसके ऊपर उनकी साक्षरता दर या साक्षरता प्रतिशत जो है वो निर्भर करेगी। अच्छी स्थिति है समाज में, साक्षरता ज़्यादा होगी वहाँ की साक्षरता दर, और अगर अच्छी स्थिति नहीं है तो साक्षरता दर कम होगी। अगला पॉइंट है, इसमें आ जाएगा आपका शिक्षा सुविधाओं की उपलब्धता। अब बाकी सब ठीक है, लेकिन अगर वहाँ पे विद्यालयों की कमी होगी, सरकारी नीतियों की कमी होगी वहाँ पे, तो वहाँ पे शिक्षा लोग कैसे प्राप्त कर सकेंगे। अगर कहीं पे विद्यालय नहीं है या कोई पढ़ाने वाला ही वहाँ पे उपलब्ध नहीं है, तो शिक्षा कैसे प्रसारित हो सकती है, साक्षरता कैसे बढ़ सकती है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है। उसके अलावा यातायात व संचार साधनों का विकास। अब कोई दूर दराज के इलाके हैं, यहाँ पे आना जाना मुश्किल होता है, या वहाँ पे स्कूल नहीं है, विद्यालय नहीं है, तो उसके लिए जो यातायात के साधनों का भी विकास होना चाहिए कि साक्षरता प्राप्त करने के लिए लोग दूसरी जगह जा सकें। संचार के साधनों की आधुनिक ज़माने में, आधुनिक समय के अनुसार, अब जैसे आप लोग YouTube क्लासेस देख रहे हो, ये संचार के साधनों के माध्यम से ही संभव है। अगर ये नहीं होते तो इस दौरान आपको शिक्षा प्राप्त करना मुश्किल होता। ठीक है, किसी भी प्लेटफॉर्म से आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हो अगर संचार सुविधाओं का वहाँ पे विकास है तो। ठीक है, उसके अलावा नैतिक मूल्य, ये भी इसमें शामिल हो जाएंगे कि समाज का नैतिक स्तर किस प्रकार का है, साक्षरता को प्रभावित करता है। उसके अलावा तकनीकी स्तर भी साक्षरता को प्रभावित करता है, और राष्ट्रीय नीतियाँ, शिक्षा नीतियाँ, सरकार की नीतियाँ
जो शिक्षा से संबंधित बनती है वो भी साक्षरता को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। ये अपने आधारभूत जो बिंदु है साक्षरता के बारे में वो पढ़ लिए। अब अपने कुछ आंकड़ों का यहाँ पे अध्ययन करते हैं और जिसके आधार पे भारत की जो साक्षरता दर है 1901 से लेकर 2011 के बीच में कैसे परिवर्तित हुई, सबसे ज़्यादा सबसे कम जनसंख्या राज्यों में साक्षरता राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में कौन कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश की है, इनका अपने अध्ययन करते हैं आगे। तो इसके लिए अपने एक सारणी बनाते हैं जिसमें 1901 से लेकर 2011 के बीच जो साक्षरता दर में कुल जनसंख्या, महिला और पुरुष के अलग अलग साक्षरता में क्या परिवर्तन आया, तो उसका अपने अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आएगा जनगणना वर्ष। ठीक है, जनगणना वर्ष थोड़ा इधर बना ले। फिर इसमें आ जाएगा कुल साक्षरता या कुल जनसंख्या की साक्षरता प्रतिशत में। फिर आ जाएगा पुरुषों की साक्षरता, पुरुष साक्षरता प्रतिशत में, और महिला साक्षरता ये भी प्रतिशत में। तो 1901 से लेकर 2011 तक लिख लेते हैं। ठीक है, कुल साक्षरता की अपने बात करें तो 1901 में 5.75%, 5.92%, 7.16%, 9.50%, 16.10%, उसके बाद 18.33%, 28.30%, 34.45%, 43.57%, 52.21%, 64.83% और 74.04%। ये आगे 2011 की। इसके बाद पुरुष साक्षरता की अपने बात करें तो पुरुष साक्षरता 9.83, 10.56, 12.21, उसके बाद 15.57, 24.90, 24.16, 40.40, 45.46, उसके बाद 56.38, उसके बाद 64.13, 75.26 और 82.14। महिला साक्षरता की अपने बात करें तो बहुत कम थी, 0.60, 1.05, 1.83, 2.93 और उसके बाद 7.30, 8.96, 15.35, 21.9697 और 29.76 और उसके बाद आ जाएगा 39.29 और उसके बाद आ जाएगा आपका 53.67 और 65.46। अब अपने इसका तुलनात्मक अध्ययन करने में मदद मिलेगी।
देखते हैं अपने 1901 से 2011 तक में कैसे परिवर्तन आया। आपकी बुक में बताया गया है कि 1961 में जो 28.30% थी, 2011 में उसका लगभग 3 गुना हो गया। ये परिवर्तन बताया गया है। अब ये परिवर्तन क्यों आया, कैसे आया कि 3 गुना वृद्धि हो गई? इसके लिए विद्यालयों का विकास, सरकारी नीतियों का प्रोत्साहन और लोगों की जागरूकता के कारण। तो इसकी आने की वजह क्या थी, अपने यहां पे लिख लें पॉइंट। एक तो विद्यालयों का विकास, एक पॉइंट हो गया। विद्यालयों के विकास के बाद में सरकारी नीतियां, ठीक है, और लोगों में जागरूकता, 3 कारण थे। उसके बाद अपने देखते हैं कि पुरुष जनसंख्या और महिला जनसंख्या की अपने बात करते हैं यहीं से ही। तो पुरुष जनसंख्या 40 से 82 2 गुना हुई, महिला साक्षरता 15 से 65 हो गई, 4 गुना से भी ज्यादा हो गई। तो महिला साक्षरता 4 गुना से ज्यादा होने की वजह क्या थी? ठीक है, तो इसमें वही सारी बातें कि एक तो सामाजिक सुधार अपने बात कर सकते हैं, और सरकारी प्रोत्साहन और महिलाओं या लिंग भेदभाव में कमी। ठीक है, ये जो कारण है वो उत्तरदायी थे 15.35 से 65.46 होने में। तो ये कारण भी अपने इसमें लिख सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो ये आसान हो गया ना अपने लिए इसे समझना कि कैसे परिवर्तन आए। बाकी भी आप देख सकते हो कि शुरुआत में बहुत कम थी और उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। अभी 1981 के बाद में ये दर जो है तीव्र गति से बढ़ती जा रही है, 10-12% की दर से इसमें वृद्धि होती जा रही है, लेकिन अभी भी निम्न स्तर पे है। अपने आशा करते हैं कि आगे की जनगणना में अपने को और अच्छे आंकड़े इससे मिलेंगे, बेहतर आंकड़े इससे अपने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये कुल आंकड़े हो गए जो अपने अलग अलग जनगणना वर्षों में हो गए। अब अपने अधिकतम और न्यूनतम की बात कर लेते हैं कि कौन से राज्य में, कौन से केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम और अधिकतम साक्षरता पाई जाती है। तो सबसे पहले अपने बात करें अधिकतम की। अधिकतम साक्षरता की अगर अपने बात करें तो वो केरला में पाई जाती है, भारत में। कितनी है? 93.91। उसके बाद अपने पुरुष की बात करें तो यहाँ 96% राज्यों में सर्वाधिक है। ये राज्यों की अपने बात कर रहे हैं। और महिला भी यहाँ पे राज्यों में सर्वाधिक है, 92%। ठीक है, ये हो गई। अब अपने न्यूनतम की बात कर लें इसमें राज्यों में ही। तो न्यूनतम में सबसे न्यूनतम बिहार में कुल साक्षरता में 63.82%। और पुरुष साक्षरता की अपने बात करें तो ये बिहार में है, ये दोनों केरला में ही है, इस चीज का ध्यान रखना। बिहार में है ये 73.50%। और महिला साक्षरता की अपने बात करें तो ये सबसे कम राजस्थान में है। राजस्थान में है ये 52.70%। ठीक है, तो ये राज्यों का हो गया। अब अपने केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो अधिकतम की बात अपनी करें तो सबसे ज़्यादा है लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में कितनी है? 92.58%। पुरुष और महिला भी यहीं पे है सबसे ज़्यादा,
96.10 और महिला 88.20%। ये दोनों लक्षद्वीप में ही है। कुल भी पुरुष की भी और महिला की भी साक्षरता प्रतिशत जो है वो लक्षद्वीप में ही पाई जाती है। और न्यूनतम की अपने बात करें तो ये सारी की सारी होगी आपकी दादरा और नगर हवेली में। दादरा नगर हवेली में सबसे कम पाई जाएगी। तो कुल की अपने बात करें तो यहाँ पे 77.65% ये कुल आ गई। पुरुष की अपने बात करें तो 86.50% और महिला की अपने बात करें तो 65.90%। ये निम्न में आ गई। तो ये अधिकतम और न्यूनतम के आंकड़े हो गए। अब अपने भारत के जो विभिन्न राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा साक्षरता वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं और राष्ट्रीय औसत से कम साक्षरता वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, उनकी यहाँ अपने बात कर लेते हैं। तो अपना टॉपिक हो जाएगा राष्ट्रीय औसत से अधिक साक्षरता वाले राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो इसमें अपने पहले राज्य लिख लेते हैं। तो जैसे अपने लिंगानुपात में लिखा था वैसे ही अगर अपने अधिक की बात कर रहे हैं तो अपने अवरोही क्रम में सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा है जिसमें साक्षरता दर, उसका नाम लिखेंगे अपने केरल। केरल के बाद आता है मिजोरम, फिर त्रिपुरा, गोवा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु, नागालैंड, मणिपुर, उत्तराखंड, गुजरात, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, मेघालय। ये हो गए 18 राज्य जिनकी राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा साक्षरता दर है। केंद्र शासित प्रदेश जितने भी हैं सभी की साक्षरता दर जो है वो राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा किसकी है, अभी अपने जैसे बात करके गए हैं तो लक्षद्वीप, दूसरे नंबर पे दमन व दीव, तीसरे पे पुडुचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, अंडमान और निकोबार, और दादरा व नगर हवेली। ये हो गए आपके केंद्र शासित प्रदेश। तो 18 राज्यों की राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा साक्षरता है और सभी केंद्र शासित प्रदेश जो 2011 के अनुसार है उनकी जो साक्षरता है राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है। अब अपने राष्ट्रीय औसत से कम
साक्षरता वाले, सिर्फ क्योंकि राज्य ही रह गए तो राज्यों की अपने यहां बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय औसत से कम साक्षरता वाले राज्य हैं तो उसमें पहला आएगा सबसे कम बिहार। ये अपने आरोही क्रम में कम से ज्यादा की ओर चलेंगे। दूसरे पे आएगा अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पे राजस्थान, चौथे पे आएगा झारखंड, आंध्र प्रदेश, छठे पे आएगा जम्मू कश्मीर, फिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम और उड़ीसा। ठीक है, ये राष्ट्रीय औसत से कम वाले राज्य हो गए। दूसरे पॉइंट में अपने ये पढ़ लिया। तो ये साक्षरता से संबंधित हो गया। अब अपने एक लास्ट टॉपिक साक्षरता में, जो साक्षरता का क्षेत्रीय प्रतिरूप है, उसके बारे में अपने थोड़ा सा छोटा सा ही पॉइंट है वो पढ़ लेते हैं। साक्षरता का क्षेत्रीय प्रतिरूप। साक्षरता का क्षेत्रीय प्रतिरूप का अध्ययन करने से हमें जो अपने जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जो भौगोलिक कारक हैं उनका, या अपने कह दें कि भौगोलिक कारकों का प्रभाव जिस तरह से जनसंख्या वितरण के ऊपर पड़ता है, उसी तरीके से साक्षरता की दर के ऊपर भी जो भौगोलिक कारक हैं उनका प्रभाव पड़ता है। जब अपने जो अभी अपने तालिका बनाई थी, जो अपने जनसंख्या के जो अलग अलग राज्यों की अपने बात की थी, कम और ज़्यादा की, उसमें अपने ये देखा अभी जो अपने लिखा था कि किन राज्यों में ज़्यादा है किन में कम है राष्ट्रीय औसत से, तो उसका अध्ययन करने से अपने को ये पता चलता है कि जो तटीय व दक्षिणी राज्य है उनमें उच्च साक्षरता है। ये देखने को मिला होगा कि अपने राष्ट्रीय औसत से उच्च वाले देखे थे, उसमें ज्यादातर दक्षिणी राज्य थे, तटीय राज्य थे, और दूसरा अपने निम्न वाले जो देखे हैं, कम वाले देखे, उसमें ज्यादातर आपके आएंगे उत्तरी और जो मध्यवर्ती राज्य हैं, उत्तरी व मध्यवर्ती राज्य, उसमें कम साक्षरता या निम्न साक्षरता की अपने बात कर सकते हैं। अब इसके कारण क्या है कि यहाँ पे उच्च है, यहाँ पे निम्न है, तो इसके कुछ कारण होंगे। तो एक तो इनकी तटीय अवस्थिति, एक कारण तो ये हो गया जिससे इनका बाहरी दुनिया से बहुत पहले से ही संपर्क बना हुआ है। दूसरा, यहाँ पे कृषिगत विकास में सुधार हुआ है, आधुनिकीकरण हुआ है, यहाँ पे विकसित तकनीकी है, औद्योगिक विकास है, और अंग्रेजों द्वारा जल्दी शिक्षा आरंभ का लाभ, या आरंभ यही इन्हीं इलाकों से हुआ, तो इसका भी मतलब प्रभाव मिलता है यहाँ पे। तो उत्तरी व मध्यवर्ती क्षेत्रों में क्या है कि कृषि में पिछड़ापन या सुधारों में कमी, कम औद्योगिक विकास, ठीक है,
और अविकसित तकनीकी जागरूकता का अभाव या जागरूकता में तुलनात्मक रूप से कमी का होना। तो ये कुछ क्षेत्रीय प्रतिरूप के वितरण को, साक्षरता वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हो गए। तो ये आज आपके दोनों टॉपिक जो अपने जनसंख्या संरचना में आयु संरचना और साक्षरता के बारे में पढ़ा है, इसमें अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।